जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ऐसा है कि आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो टॉपिक है बेसिकली ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल। देखिए, इससे पहले जो प्रीवियस आर्टिकल था उसमें जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हमने मतलब जो है वो स्टार्ट किया। तो उसमें फिर मतलब जो है कि वो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, उनकी एग्जांपल्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सारी चीजें मतलब जो है कि उसके अंदर हमने क्या की थी वो डिस्कस की। तो आज जो हमने चैप्टर बेसिकली मतलब जो आर्टिकल जो हम डिस्कस करना है वो है ली शैटलियर प्रिंसिपल। तो उसमें मतलब ये है कि ली शैटलियर प्रिंसिपल हम किसे कहते हैं, पहले तो ये बात मतलब अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखें, बात ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो, ली शैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई भी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो और हम उस सिस्टम की किसी भी कंडीशन में चेंज लाए, कोई भी चेंज लाए, किसी भी कंडीशन से मुराद ये है कि हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें, हम उसके प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज लाएं, हम उसके टेम्परेचर में चेंज लाएं, हम उसके अंदर किसी किस्म का कैटलिस्ट ऐड कर दें, किसी भी मतलब किसी भी किस्म की कंडीशन को अगर हम चेंज करें तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल सिस्टम उस डायरेक्शन में खुद ब खुद मूव करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम खुद ब खुद उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है जिस डायरेक्शन में उस चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। खत्म नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वो जो चेंज का इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है या मिनिमाइज होता है। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ली शैटलियर। फिर सुन लें आप कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो और अगर हम उसकी मतलब है कि किसी भी कंडीशन में किसी किस्म का चेंज लाएं तो सिस्टम खुद ब खुद उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उस चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। अब इसकी जो स्टेटमेंट है प्रॉपर वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर आप इसको देखें, यदि मैं ये शेयर करवा दूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, मिसाल के तौर पर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ना ये बेटा ये पेज आ रहा है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, हम कहते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आपने इसको सुनना है वर्ड्स। इफ अ स्ट्रेस, ये जहाँ मेरा एरो है, इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम स्टेट देन द सिस्टम मूव्स इन सच अ वे, इन सच अ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में मूव करता है so that to minimize the effect of change imposed, कि उस चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके जो चेंज उस पर अप्लाई करके। अब किसी भी सिस्टम में या किसी भी सिस्टम की कंडीशंस में किस तरह का कैसा चेंज लाया जा सकता है, ये देखें। हम कहते हैं अगर कोई भी हमारे पास सिस्टम है तो उसकी कंडीशन में ना चार तरह से हम चेंज ला सकते हैं, चार तरह से। पहला देखें आप स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। हम उसकी कंसंट्रेशन में मतलब सिस्टम की कंडीशन में कंसंट्रेशन में हम चेंज ला सकते हैं, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी लिहाज से। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, अगर रिएक्शन मिक्सर जो है उसके प्रेशर के वॉल्यूम को चेंज किया जाए। तीसरा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, अगर उसके टेम्परेचर को चेंज किया जाए। चौथा है इफेक्ट ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है। ये चार, अब इन चारों फैक्टर्स को, पैरामीटर्स को हमने क्या करना है, वन बाई वन डिस्कस करना है। अब देखिए मतलब पहला जो फैक्टर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर कोई भी सिस्टम हमारे पास हो, इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो, अगर उसके कंसंट्रेशन में हम किसी भी किस्म का चेंज लाएं, ठीक है, तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, या वो जो इक्विलिब्रियम है किस डायरेक्शन में मूव करता है, इसको हमने क्या करना है, तो हमने अंडरस्टैंड करना है, इसको हमने क्या करना है वो डिस्कस। देखिए, सपोज कर लें कि हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई सिस्टम है जिसमें कोई रिएक्टेंट ए है, वो बी के साथ केमिकली रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी में कन्वर्ट होता है। अब आप ये सपोज कर लें कि मिसाल के तौर पर अगर हम ना ये जो सिस्टम है, अब यहाँ पे ये देखिए मेरा एरो है, यहाँ से आपने अंडरस्टैंड, सपोज करने के इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम इस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं,
कुल रिएक्टेंट ए जहां मेरा है कि एक्सटर्नली हम क्या करते हैं इस सिस्टम के अंदर, जो रिएक्टेंट ए है वो एक्सटर्नली ऐड कर देते हैं। इन सिस्टम के अंदर हम जो रिएक्टेंट ए है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या इफेक्ट होगा? देखिए डेफिनेट बात है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इस चेन के इफेक्ट को, यानी जो एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन आपने एक्सटर्नली ऐड की है रिएक्टेंट ए की, यानी आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दी है, अब सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इस रिएक्टेंट की, एक्सेस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जा सके। और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तब ही कम हो सकती है कि अगर सिस्टम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट्स की क्या होती है, वो फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट इंक्रीज होती है। तो अगर हम किसी भी सिस्टम में रिएक्टेंट्स को ऐड कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, टू डिक्रीज द concentration of reactants, the system, the equilibrium will move in the forward direction। ये मैंने नीचे लिखा हुआ F। अब दूसरी बात कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, अगर आप क्या करते हैं उस सिस्टम में से किसी तरीके से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है डी, आप सपोज कोई भी सिस्टम है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, आप एक प्रोडक्ट सपोज कर लेंगे डी, उसको आप रिमूव कर, सेपरेट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, ये सिस्टम में से जो प्रोडक्ट लॉस हुआ है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो डिक्रीज हुई है, तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा जिस डायरेक्शन में इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का जो लॉस है उसको कंपनसेट किया जा सके। यानी सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मजीद जो प्रोडक्ट है डी, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये बात समझनी है कि इन दोनों तरीकों से, यानी अगर आप किसी भी कोई भी सिस्टम है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, उसमें या तो रिएक्टेंट्स ऐड करते हैं जैसे यहाँ ये शो किया है, या उसमें से प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, दोनों केसेस में जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है। यहाँ भी ये लिखा हुआ भी है कि एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो दोनों केसेस में सिस्टम मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसी तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगा, इसका उलट ले लें आप। ये मिसाल के तौर पर ये आपके सामने देखें क्या लिखा हुआ है, ये सपोज एक रिएक्शन है, यानी सिस्टम है A + B कन्वर्ट होता है C D में, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर। अब या तो आप इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर कोई रिएक्टेंट क्या करें, वो निकालें, रिमूव कर लें, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर आप इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर दें, तो डेफिनेटली ये जो रिएक्टेंट लॉस हुआ है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन कम हुई है, तो सिस्टम खुद ब खुद उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा जिस डायरेक्शन में उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दोबारा इंक्रीज किया जा सके या कंपनसेट किया जा सके। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देगा बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट कंज्यूम होकर वापस रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है कि अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट पर एक्सटर्नली कोई प्रोडक्ट ऐड कर दें, देखिए एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर सिस्टम है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, आप उसमें जो एक्सटर्नली प्रोडक्ट ऐड करेंगे, इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर आपने क्या किया है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो फिर अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इस प्रोडक्ट की जो एक्सेस अमाउंट है इसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो तभी कम हो सकती है कि जब सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो ये दोनों केसेस में, यानी आप रिएक्टेंट रिमूव करें या प्रोडक्ट ऐड करें, दोनों केसेस में जो सिस्टम होते हैं, इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करता है, वो मूव करता है। ये बात। अच्छा, इससे नेक्स्ट यानी यही बात जो है इसको थ्योरेटिकली ये देखें, आप स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पर ये आ रहा है। मिसाल के तौर पर रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, दोनों केसेस में जो सिस्टम होते हैं ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। अच्छा, अब दूसरा फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब पहली बात तो भाई ये ध्यान में रख लें
कि प्रेशर का जो इफेक्ट है या वॉल्यूम का जो इफेक्ट है किस तरह के सिस्टम पर करता है, किस तरह के सिस्टम पर नहीं करता। पहली बात यह है कि कोई भी वो सिस्टम जो लिक्विड स्टेट जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो लिक्विड फेज में हो, लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में हो, इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उनके ऊपर प्रेशर या वॉल्यूम का किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये देखें आपकी स्क्रीन पर ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है एस्टरिफिकेशन का। ये एसिटिक एसिड जब एथेनॉल से कंबाइन होता है, एस्टर बनता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। ये तमाम सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में हैं। ऐसे किसी भी सिस्टम पर प्रेशर या वॉल्यूम की वॉल्यूम कंडीशन को चेंज करने से किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होता। अब दूसरी बात, ये सिस्टम गैसीय स्टेट में होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये जहां मेरा एरो है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट should not be equal to the number of moles of the reactant। जैसे ये नीचे रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का, कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये क्या है, इन दोनों केसेस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल है। तो अगर सिस्टम गैसीय स्टेट में होना चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि ऐसा सिस्टम गैसीय सिस्टम होना चाहिए जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हैं वो आपस में इक्वल ना हो। अगर आपस में इक्वल होंगे तब भी प्रेशर और वॉल्यूम की में चेंज का, ये प्रेशर और वॉल्यूम का किसी किस्म का इफेक्ट नहीं। इसका मतलब ये है कि सिस्टम गैसीय स्टेट में होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ, वही बात जो मैंने आपको बताई है ज़बानी, तो ये लिखी हुई है कि सो प्रेशर एंड वॉल्यूम ओनली अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिएक्शंस if the substances are in gaseous state, but the number of moles of product should not be equal to the number of moles of the reactants। अब अगली बात, यहाँ तक बात होगी क्लियर, ठीक है, कि सिस्टम जो है वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में ना हो, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, लेकिन उसमें रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब ये है कि उनके मोल्स आपस में इक्वल ना हो। इसका मतलब ये है कि सिस्टम गैसियस स्टेट में हो और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के मोल्स आपस में इक्वल ना हो। तो फिर दो केसेस बनते हैं। तो पहला केस ये बनता है कि अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल नहीं होंगे तो फिर तमाम रिएक्शंस को आप दो ही टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो इसमें केस आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा कि ऐसे रिएक्शंस कि जिनके अंदर हम कहते हैं कि भी प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो रिएक्टेंट से क्या होते हैं, वो कम होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है कि नाइट्रोजन का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, 2 मोल हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। तो इसमें अगर हम देखें तो रिएक्टेंट्स के 4 मोल जो हैं ये कंबाइन होकर प्रोडक्ट के कितने मोल बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट स्टडी करने से पहले आप एक चीज की ऊपर जो मैंने लिखी है ये देखें कि प्रेशर जो है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता सिस्टम कह लें गैसीय सिस्टम होता है। अब इसमें ना आप एक बात, ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया ना, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वाला जो चक्कर है ये सारा आपको समझ आ गया। देखिए इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि अगर हम किसी भी सिस्टम का प्रेशर बढ़ाएंगे डेफिनेट बात है उसका वॉल्यूम कम होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स। जब उसका वॉल्यूम कम होगा ना तो वो सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए जब वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम उस डायरेक्शन में कम होता है जिस डायरेक्शन में, ये देखिए हम ये जो एवोगैड्रो लॉ, जिस डायरेक्शन में सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में मोल्स कम हो रहे होंगे यानी उसी डायरेक्शन में वॉल्यूम कम होगा और इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मूव करेगा। इसका मतलब ये है अगर किसी भी सिस्टम का प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम किस डायरेक्शन में होगा, जहां मोल्स कम होंगे। जहां मोल्स कम होंगे वहां वॉल्यूम कम और इक्विलिब्रियम उसकी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। और अगर प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में मोल्स क्या होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। और मोल्स जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होंगे उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम क्या करेगा, मूव करेगा। अब मिसाल के तौर पर ये सिस्टम आप देखें, ये जो आपके सामने दिया था,
कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोडक्ट की मोल रिएक्टेड से क्या है, कम। अब देखिए अगर ऐसा सिस्टम है, अगर आप इसका प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। अब आप जरा इस रिएक्शन को गौर से देखिए, मैंने अभी इस तरह बताया कि वॉल्यूम कम उस डायरेक्शन में होता है जहां मोल्स कम। आप जरा इस रिएक्शन को गौर से देखें, इसमें किस डायरेक्शन में मोल्स कम हो रहे हैं। जो मोल्स कम हो रहे हैं अगर आप गौर से देखें, वो हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो 4 मोल जो हैं रिएक्टेंट के वो कंबाइन होकर सिर्फ 2 मोल बनाते हैं। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा बाय द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम। यानी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम किस डायरेक्शन में होगा, जहां मोल्स कम, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहे हैं मोल्स। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये सिस्टम मूव करेगा कि उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी कम। अब इसको यहाँ पे हम लिख भी ऐसे ही लेते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम। वॉल्यूम कम उस डायरेक्शन में होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम, और वो कहाँ हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सिस्टम जो है वो मूव करेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन। या दूसरा केस क्या है, डिक्रीज इन प्रेशर, कि अगर आप प्रेशर कम करेंगे, देखें प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ होगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो। अब रिएक्शन देख लें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो मोल्स है वो इंक्रीज हो। तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो कहाँ मूव करेगा, वो बैकवर्ड। तो इस तरह से ये केस हमारे पास। अच्छा, इसका दूसरा केस जो है वो हमारे पास क्या है, अभी हमने जो डिस्कस किया था वो बेसिकली वो वाला केस था कि जहाँ पे ना प्रोडक्ट्स के जो मोल्स है वो रिएक्टेंट से कम। दूसरा केस ये होता है कि जिसमें प्रोडक्ट के मोल जो है वो रिएक्टेंट से क्या होते हैं, ज्यादा होता है। देखिए इसकी एग्जांपल ये सिंपली डीकंपोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है, PCl जब डीकंपोज होता है तो 1 मोल PCl3 बनता है और 1 मोल Cl। यानी ये रिएक्शन आपको ये बता रहा है कि रिएक्टेंट का जो 1 मोल है जब वो डीकंपोज होता है तो प्रोडक्ट के हमारे पास 2 मोल क्या होते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो क्या हो रहा है, वो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। अब यहां से आप देख लें कि अगर इस तरह के सिस्टम का प्रेशर कम करें, प्रेशर कम करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ होता है, जहां मोल्स इंक्रीज होते हैं। और वो इस रिएक्शन में गौर से देखें कि मोल्स कहाँ इंक्रीज होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम मूव करेगा। और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम कहाँ होगा, जहां मोल्स कम होते हैं। मोल्स कम कहाँ हो रहे हैं, बैकवर्ड सिस्टम जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कोई भी सिस्टम जो अगर आपके पास है तो उस पर प्रेशर या वॉल्यूम का जो इफेक्ट है वो खुद आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बाय द चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इन विच डायरेक्शन इक्विलिब्रियम विल मूव। अब ये 2 फैक्टर्स हैं। अब जो तीसरा फैक्टर हमारे पास है वो बेसिकली क्या है, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कि जो टेम्परेचर है इसको चेंज करने से रिएक्शंस की डायरेक्शन कह लें या इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट। देखिए ये जहां पे सेंटेंस मैंने ये लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में पहले बिठा लें। वो ये है कि भाई अगर कोई भी सिस्टम है ना, उसको अगर आप हीट कर रहे हैं, मतलब उसका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि आप सिस्टम में हीट को ऐड कर रहे हैं, एक्सेस हीट को ऐड कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम में एक्सेस हीट को ऐड करेंगे, अगर सिस्टम है उसमें आपने हीट को क्या किया है, वो ऐड कर, ठीक है, हीट सिस्टम की हीट इंक्रीज हो जाएगी। तो सिस्टम डेफिनेटली उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उस हीट एक्सेस हीट को कम किया जा सके। यानी सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे हीट एब्सॉर्ब होती हो। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर मींस दैट एक्सेस हीट इज एडेड टू द सिस्टम, देन अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल द सिस्टम, ये देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ है, then according to Lee Chatelier principle the system will move in such a way where heat is absorbed and vice versa। अब यहाँ पे ना 2 ही केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस इसमें ये पॉसिबल है कि मिसाल के तौर पर यानी कोई ऐसा सिस्टम हो कि जिसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक।
मिसाल के तौर पर पहला जो सिस्टम है वो क्या है, ये बड़ी एक सिंपल सी मतलब एग्जांपल है, ये आपकी मतलब जो है कि लोअर क्लासेस को भी ये दी हुई है, आप ऑलरेडी किसी हद तक फैमिलियर भी हैं इस रिएक्शन से, इस एग्जांपल से। देखिए पोटाशियम आयोडाइड जो है ये लिख के सॉल्व करना है। अगर आप इसको वाटर में ऐड करें, ये डिजोल्व हो जाएगा, पोटाशियम यानी एक्वस बन जाएगा। एक्वस का मतलब ये है कि ये सिस्टम में क्या हो गया, डिजोल्व। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, 21.4 किलो जूल पर मोल ये हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ साइन पॉजिटिव। अब ये बात आप याद रख लें कि कोई भी रिएक्शन दिया हुआ हो, उसकी अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो, इट मींस कि उसकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो एंडोथर्मिक होती है। यानी सिस्टम जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो बेसिकली हीट क्या होती है, वो एब्जॉर्ब होती है। और हर वो रिएक्शन, तो गौर से सुन लेना, हर वो रिएक्शन जिसकी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक। यानी जैसे मैंने यहाँ पे एरो से लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड एंडोथर्मिक और बैकवर्ड क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब ये सिस्टम आप गौर से देखिए। अब इसके ऊपर जो टेम्परेचर का जो चेंज है उसके इफेक्ट को आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी कि अगर ये सिस्टम है, इसका आप टेम्परेचर बढ़ाएं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि आप सिस्टम में हीट को ऐड कर रहे हैं, सिस्टम में हीट को ऐड कर रहे हैं। अगर आपने सिस्टम में हीट को ऐड कर दी है तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में एक्सेस हीट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और वो उसी डायरेक्शन में कम हो सकती है जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती हो। तो अब आप इस रिएक्शन में देखें किस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो, वो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम जो है इट विल स्टार्ट टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब एक्सेस हीट ऐड कर रहे हैं, तो सिस्टम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट बेसिकली क्या होती है, एब्जॉर्ब। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मींस कि आप एक्सेस हीट ऐड कर रहे हैं, सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है। इस सिस्टम में हीट कहाँ एब्जॉर्ब होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो सिस्टम जाएगा फॉरवर्ड। इसी तरह से अगर आप इस सिस्टम का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम करने का मतलब ये होता है कि आप सिस्टम की हीट को कम कर रहे हैं, आप इक्विलिब्रियम स्टेट पर सिस्टम की हीट को कम कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम की हीट को कम कर रहे हैं मतलब आप हीट लॉस कर रहे हैं, हीट को रिमूव कर रहे हैं, तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हीट लॉस को कंपनसेट किया जा सके, हीट लॉस रिकवर हो सके। तो सिस्टम जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो मजीद हीट क्या होगी, वो रिलीज होगी, वो प्रोड्यूस होगी। तो किसी हद तक जो हीट लॉस है उसको वो क्या हो जाएगा, वो कंपनसेट हो जाएगा। यही बात यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि मिसाल के तौर पर अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो हीट लॉस, मतलब हीट लॉस होगी, आप हीट को रिमूव कर रहे हैं, सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ हीट रिलीज होती है, और उस इस रिएक्शन में हीट कहाँ रिलीज होती है, बैकवर्ड, ये लिखा है, सिस्टम जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा जो केस है वो क्या है, अच्छा ये आखिरी बात, इसमें एक सेकंड लास्ट बात सॉरी, कि इस तरह के जो साल्ट होते हैं जिनकी मतलब डेसोल्यूशन का प्रोसेस यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक, इनकी सॉल्युबिलिटी पर भी आप टेम्परेचर के इफेक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस तरह के जो सिस्टम होते हैं जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, जिनकी फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी डेसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक, तो इस तरह के जो साल्ट होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, मींस दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्यों कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सब्सटेंस मजीद डिसॉल्व होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी रेजोल्यूशन इंक्रीज होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई सिस्टम हमारे पास एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक सिस्टम, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी ये लिथियम क्लोराइड है, साल्ट है, वाटर में ऐड किया, डिसॉल्व हो जाता है, एक्वस लिथियम क्लोराइड, डेल्टा एक्सपोज कर लेना नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड स्टेप क्या है, वो एक्सोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड स्टेप एक्सोथर्मिक है यानी हीट रिलीज होती है फॉरवर्ड स्टेप में, इसका मतलब ये होगा कि बैकवर्ड स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक।
यानी हीट क्या होती होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब इस तरह का जो सिस्टम है, मुझे बताएं, अगर इसका टेम्परेचर कम करें, अगर इसका टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया कि अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे मतलब आप सिस्टम की हीट को कम कर देंगे, सिस्टम की हीट को कम कर रहे हैं, यानी हीट जो है उसको आप रिमूव कर रहे हैं, हीट लॉस हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उस हीट लॉस को रिकवर किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके। यानी सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हीट रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, और वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो सिस्टम मूव करना स्टार्ट कर देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि इस तरह का जो सिस्टम होता है, इसका आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, हीट रिमूव यानी कर रहे हैं, हीट लॉस कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और सिस्टम में हीट को ऐड कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है, और वो कहाँ होती है, बैकवर्ड, तो सिस्टम जाएगा बैकवर्ड। ठीक है। और इस तरह के जो साल्ट है, मतलब जिनकी फॉरवर्ड डायरेक्शन रेजोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, इस तरह के सब्सटेंसेस जो साल्ट होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट इस तरह से होता है, इनका आपस में एक इनवर्स रिलेशन होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड यानी सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो फॉरवर्ड जाते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये याद रखना। और आखिरी जो पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, या किसी भी सिस्टम में अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो कैटलिस्ट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के ना तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर अफेक्ट करता है, ना इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर अफेक्ट करता है, ना उस रिएक्शन की केसी पर अफेक्ट करता है, ना ही उस रिएक्शन मिक्सर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंपोजिशन है उस पर किसी किस्म का अफेक्ट होता है। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये किसी भी रिएक्शन में रेट्स को, रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाता है। स्पीड यानी रिएक्शन की स्पीड पे वो फॉरवर्ड स्टेप हो या बैकवर्ड, दोनों के रेट को इंक्रीज करें। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इट मींस दैट कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन equilibrium position, composition या equilibrium constant of the reaction. It only increases the rates of reaction, speed of reaction, velocities of reaction, that is the forward reaction as well as the backward reaction, and helps us to attain the equilibrium earlier. तो वो मतलब सिस्टम जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा और हम जल्दी क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि मतलब जिनको हमने अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या करना था, हम स्टडी करना। तो नेक्स्ट जो फिर आर्टिकल है, अब ये आर्टिकल बस यहाँ तक बेटा, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फिर इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।